कहानी की शुरुआत मैथ्यू से होती है, जो एक हमेशा अकेला रहने वाला युवा है और अपनी पहली नॉवेल समवन फ्रॉम बिहाइंड को पूरा करने में पूरी तरह डूबा हुआ है। वह एक अनाथ है और एक सफल लेखक बनने का सपना देखता है। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि उसकी किताब किसी पब्लिशर को पसंद आ जाए, जिससे उसकी जिंदगी और आर्थिक हालात बदल सकें। हर दिन वह एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता है, जहां वह एक कार्गो ट्रक में सामान लोड और अनलोड करता है। उसका काम लगातार अलग अलग चीजों को संभालना है। खाने पीने का सामान, कपड़े, रेस्टोरेंट का कचरा और कभी कभी कॉलेज के छात्रों का सामान भी। एक दिन यूनिवर्सिटी कैंपस में डिलीवरी करते समय वह संयोग से एक मशहूर उपन्यासकार को साहित्य छात्रों के बीच सेमिनार देते हुए देखता है। वह लेखक एलिस बहुत ही युवा और आकर्षक लगती है। मैथ्यू उसे देखते ही उसकी ओर खिंच जाता है। यह पहली नजर का प्यार होता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे हकीकत में वापस लाता है और याद दिलाता है कि वे सिर्फ आम मजदूर हैं। मैथ्यू इसे नजरअंदाज कर काम पर लौट जाता है। कुछ दिनों बाद उसे पब्लिशर से जवाब मिलता है। उसकी नॉवेल रिजेक्ट कर दी जाती है, जिससे उसकी उम्मीदें एक पल में टूट जाती हैं। फिर भी वह हिम्मत करके पब्लिशर को कॉल करता है और पूछता है कि उसकी लिखावट में क्या कमी थी, ताकि वह सुधार कर सके, लेकिन कॉल तुरंत काट दी जाती है। अगले दिन उसे एक अपार्टमेंट साफ करने का काम मिलता है, जहां रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति की 2 दिन पहले मृत्यु हो चुकी होती है। अपार्टमेंट के मालिक बताते हैं कि वह बुजुर्ग 35 साल से अकेले रह रहे थे। उनकी कोई फैमिली नहीं थी और कभी कोई मिलने भी नहीं आया। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि कुछ सामान चैरिटी में दे दिया जाए और बाकी फेंक दिया जाए। कमरे के अंदर मैथ्यू देखता है कि वहां किताबें, अखबार और कई तरह की चीजें भरी हुई हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वह व्यक्ति पढ़ने और लिखने का शौकीन था। सफाई करते हुए उसे उस बुजुर्ग का नाम लियोन पता चलता है। उसे एक पुरानी तस्वीर भी मिलती है, जिसमें लियोन जवान उम्र में एक सैनिक के रूप में अल्जीरिया में युद्ध लड़ चुका था। अचानक एक धूल भरी लेदर बाउंड डायरी अलमारी से गिरती है। जिज्ञासा में मैथ्यू उसे खोलता है और पाता है कि यह लियोन की निजी डायरी है, जिसमें उसने अल्जीरिया में फ्रांसीसी सैनिक के रूप में अपने अनुभव लिखे थे। मैथ्यू तुरंत समझ जाता है कि यह लेखन बेहद प्रभावशाली और उच्च गुणवत्ता का है, जिसमें उसके पहले अनुभव, युद्ध का डर और मानसिक संघर्ष बेहद जीवंत तरीके से दर्ज हैं। घर लौटकर मैथ्यू फिर से अपनी नॉवेल लिखने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं समझ पाता कि ऐसी कहानी कैसे लिखे जो पाठकों को छू सके। तभी उसके मन में एक विचार आता है। वह लियोन की डायरी पर आधारित एक उपन्यास लिखेगा। वह लियोन की जिंदगी को सैनिक के रूप में दर्शाता है, जहां युद्ध का खौफनाक माहौल है, आकाश अंधेरा लगता है और उसके हाथ अपराध के खून से रंगे हैं। वह यह भी दिखाता है कि कैसे वह आदेशों और अपने विवेक के बीच संघर्ष करता है, खासकर जब युद्ध में महिलाएं और बच्चे भी प्रभावित होते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद वह नाम बदलकर पूरी कहानी को फिर से लिखता है और नॉवेल पूरी कर लेता है, लेकिन उसे शीर्षक समझ नहीं आता। अंत में उसे एक शक्तिशाली वाक्य से प्रेरणा मिलती है, अल्जीरियन सैंड्स ब्लैकेंड बाय ब्लड, और वह अपनी किताब का नाम ब्लैक सैंड रखता है। अगले ही दिन उसे पब्लिशर का फोन आता है, जो उसकी नॉवेल की तारीफ करते हैं और मीटिंग के लिए बुलाते हैं। मैथ्यू बेहद खुश होता है कि उसकी किताब स्वीकार कर ली गई है। हालांकि चूंकि कहानी पूरी तरह उसकी अपनी नहीं थी, वह लियोन की डायरी के महत्वपूर्ण हिस्सों को नोट कर लेता है, ताकि वह पब्लिशर को कहानी अच्छे से समझा सके। फिर वह डायरी को जला देता है और बाहर से दावा करता है कि यह पूरी तरह उसकी अपनी रचना है। उसे यह नहीं पता होता कि आगे चलकर यही फैसला उसकी जिंदगी में बड़ी परेशानी बन सकता है। जब वह पब्लिशर से मिलता है, तो वे उसके लेखन और कहानी की बहुत प्रशंसा करते हैं। उसी समय उसे एलिस भी वहीं मिलती है, जो उसकी नॉवेल को रिव्यू कर रही होती है। मैथ्यू उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे पहचान नहीं पाती। वह ब्लैक सैंड की तारीफ करती है और कहती है कि यह उसकी उम्मीदों से कहीं बेहतर है। तभी एक बुक स्टोर मालिक मैथ्यू को पहचान कर बधाई देता है, जिससे एलिस को पता चलता है कि वही लेखक है। यह बात उसे प्रभावित करती है। 3 साल बाद मैथ्यू एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका होता है। उसकी नॉवेल बेस्ट सेलर बनती है और उसे अच्छी आय मिलती है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि एलिस अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है। वह उससे अपने अमीर माता पिता एलेन और हेलेन से मिलवाने ले जाती है, जो समुद्र किनारे एक शानदार हवेली में रहते हैं। वहां एलेन अपने दुर्लभ फ्रेंच शाही दौर के हथियारों का संग्रह दिखाते हैं। इसके बाद एलिस मैथ्यू को समुद्र किनारे टहलने ले जाती है और एक शेड भी दिखाती है, जहां वह बचपन में अपने पिता के साथ छुपन छुपाई खेलती थी। इसी दौरान मैथ्यू को उसके पब्लिशर का फोन आता है। उसे बताया जाता है कि उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है, क्योंकि ब्लैक सैंड के रिलीज होने के 3 साल बाद भी उसने कोई नई नॉवेल जमा नहीं की है। अपने कमरे में मैथ्यू बेहद परेशान हो जाता है। वह अंदर से जानता है कि उसमें असली टैलेंट की कमी है, इसलिए वह लिख नहीं पा रहा। इसके अलावा उसकी रॉयल्टी भी रोक दी जाती है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हर लेखक को कम से कम 2 नॉवेल देना जरूरी था, तभी रॉयल्टी जारी रहती। इसी बीच स्टैन नाम का व्यक्ति, जो एलेन और हेलेन का गोद लिया हुआ थोड़ा घमंडी रिश्तेदार है, मैथ्यू से मिलने आता है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं।
स्टैन के व्यवहार से साफ लगता है कि वह एलिस को पसंद करता है और मैथ्यू को उसका बॉयफ्रेंड होने से नापसंद करता है। अगले दिन भी मैथ्यू लिखने में असफल रहता है। वह अपनी पहली रिजेक्ट हुई नॉवेल समवन फ्रॉम बिहाइंड को फिर से देखता है और उसे एलिस को पढ़ने के लिए देता है, यह कहकर कि पब्लिशर ने उसे रिव्यू के लिए भेजा है। वह खुद व्यस्त होने का नाटक करता है और उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहता है। कुछ समय बाद स्टैन फिर आता है और मैथ्यू से बातचीत करता है। वह अल्जीरिया के बारे में अपने ज्ञान का दावा करता है और इस बात पर हैरानी जताता है कि मैथ्यू, जिसने वहां कभी कदम नहीं रखा, इतनी डिटेल और माहौल के साथ युद्ध की कहानी कैसे लिख सका। साथ ही वह लगातार मैथ्यू की कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करता है और एलिस की ऊंची पसंद का जिक्र कर उसे असहज करता है। उस शाम एलिस मैथ्यू को बताती है कि उसकी दी हुई रचना बहुत खराब थी। वह उसे पूरा भी नहीं पढ़ पाई क्योंकि वह उबाऊ थी और उसे यकीन है कि कोई पब्लिशर ऐसी किताब स्वीकार नहीं करेगा। यह सुनकर मैथ्यू अंदर ही अंदर टूट जाता है और खुद से निराश महसूस करता है। दिन बीतते जाते हैं। नाश्ते के समय मैथ्यू को बैंक से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसका क्रेडिट कार्ड लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है और तुरंत भुगतान करना होगा। यह सुनकर वह घबरा जाता है। उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते क्योंकि पब्लिशर ने उसके कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के कारण उसकी रॉयल्टी रोक दी थी। वह दोबारा ब्लैक सैंड जैसी नॉवेल लिखने में खुद को असमर्थ महसूस करता है, जिससे उसका तनाव और आत्मसंदेह बढ़ जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए वह एक झूठी दुर्घटना का नाटक करता है और अस्पताल चला जाता है, यह दावा करते हुए कि उस पर लुटेरों ने हमला किया था। वह यह सब इसलिए करता है ताकि एलिस और उसका परिवार यह न जान सके कि वह मानसिक तनाव में है और खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बीच स्टैन को मैथ्यू पर शक होने लगता है। घर वापस आकर पब्लिशर लगातार मैथ्यू से नए उपन्यास की मांग करता है, लेकिन मैथ्यू सिर्फ वादे करता रहता है और एक भी पैराग्राफ नहीं लिख पाता। दूसरी तरफ एलिस के पिता एलेन अपने होने वाले दामाद के भविष्य को लेकर चिंतित नजर आते हैं। वह मैथ्यू को बताते हैं कि उसके लिए एक पत्र आया है। जब मैथ्यू उसे खोलता है तो उसमें लियोन की तस्वीर मिलती है, जिसे वह अब तक मृत मान चुका था। कुछ समय बाद मैथ्यू एलिस के साथ एक बुक स्टोर में फैन साइनिंग इवेंट में जाता है। तभी एक आदमी आता है जो खुद को लियोन का दोस्त बताता है और आरोप लगाता है कि मैथ्यू ने एक मृत व्यक्ति की डायरी का गलत इस्तेमाल किया है। वह खुद को अर्नो बताता है और 500 मिलियन की रकम मांगता है, धमकी देते हुए कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह सबके सामने सच उजागर कर देगा कि ब्लैक सैंड मैथ्यू की अपनी रचना नहीं है। अगले दिन अर्नो फिर कॉल करता है और पैसे की मांग दोहराता है। मैथ्यू समय मांगता है और बताता है कि उसके पास पैसे नहीं है। तब अर्नो यह भी संकेत देता है कि वह एलिस और उसके परिवार की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। मजबूर होकर मैथ्यू उसे एलेन के कलेक्शन से एक महंगा पिस्तौल देने का वादा करता है। उसे यह नहीं पता होता कि स्टैन ये बातचीत पीछे से सुन रहा है। रात में मैथ्यू उस कलेक्टर पिस्तौल को चुराने का फैसला करता है। वह एलेन के गोल्फ ग्लव का इस्तेमाल करके खिड़की तोड़ता है ताकि यह लगे कि चोरी हुई है। अगली सुबह पुलिस इस कथित चोरी की जांच पूरी करती है। मैथ्यू और एलिस सुझाव देते हैं कि सुरक्षा के लिए अलार्म सिस्टम लगाया जाए। इसी बीच स्टैन को मैथ्यू की पिछली बातचीत पर शक होता है और वह चुपके से उसके कमरे की तलाशी लेने जाता है। उसी समय एलिस और उसके पिता टहलने बाहर जाते हैं और मैथ्यू उनके साथ नहीं जाता। कमरे में स्टैन को एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है और तभी मैथ्यू अंदर आ जाता है और स्टैन को पिस्तौल पकड़े देख लेता है। स्टैन तुरंत मैथ्यू पर हमला करता है और कहता है कि वह किसी भी हालत में एलिस को हासिल नहीं कर पाएगा। दोनों के बीच संघर्ष होता है और बचाव में मैथ्यू पिस्तौल से स्टैन के सिर पर वार कर देता है। दुर्भाग्य से उस चोट के कारण स्टैन की मौत हो जाती है। मैथ्यू का इरादा उसे मारने का नहीं था, वह स्तब्ध रह जाता है। कुछ ही पलों बाद दूर से एलिस की आवाज सुनाई देती है, जिससे घबराकर मैथ्यू जल्दी से स्टैन के शरीर को अलमारी में छिपा देता है और उसके सामान के साथ बंद कर देता है। वह खुद को साफ करता है और स्टैन के खरोंच के निशान को कॉलर वाली शर्ट से ढक लेता है। जल्द ही एलेन और एलिस वापस आ जाते हैं और पूछते हैं कि स्टैन अचानक बिना बताए क्यों चला गया। एलिस उसे कॉल करती है, जिससे मैथ्यू घबरा जाता है। वह स्टैन का फोन बंद करके एलिस को मैसेज भेजता है कि वह किसी जरूरी काम से चला गया है। रात के खाने के दौरान अचानक छत से कुछ टपकता है और टेबल पर गिरता है। मैथ्यू डर जाता है कि कहीं यह स्टैन के शरीर से खून तो नहीं, लेकिन वह उसकी कल्पना निकली। असल में वह उसके अपने नाक से बहा खून था। एलिस उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वह मना करके तुरंत अलमारी चेक करने जाता है। उसे राहत मिलती है कि वहां कोई रिसाव नहीं है। थोड़ी देर बाद एलिस अपने कुत्ते के साथ मैथ्यू को देखने आती है। कुत्ता अलमारी के दरवाजे पर जोर जोर से भौंकने लगता है, जिससे मैथ्यू चिढ़ जाता है और वह एलिस को वहां से जाने को कह देता है। उस रात जब सभी सो जाते हैं, मैथ्यू शेड से उपकरण लाता है, स्टैन के शरीर को मैट में लपेटता है और पूरी ताकत से उसे ऊपर से नीचे धकेलता है। फिर वह उसे समुद्र किनारे ले जाता है ताकि शरीर को पानी में डुबो सके। वह भारी वजन लगाकर शरीर को समुद्र में डुबा देता है और अपना काम पूरा कर लेता है, लेकिन लौटते समय नाव का इंजन अचानक बंद हो जाता है। तभी समुद्री पुलिस की गश्ती नाव वहां आ जाती है। डर के मारे मैथ्यू पानी में कूद जाता है और तैरकर किनारे पहुंचने की कोशिश करता है। सुबह हो चुकी होती है। वह जल्दी से घर लौटता है ताकि लगे कि वह रात भर बाहर नहीं था।
वह बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन एलिस जाग रही होती है और चुपचाप सोचती है कि वह रात भर कहाँ था। बाद में दोपहर में मैथ्यू एलिस को ढूंढता है और उसे समुद्र किनारे पाता है, जहां वह एक किताब पढ़ रही होती है। तभी उसे चट्टानों के पास एक लपेटा हुआ बंडल तैरता हुआ दिखता है, लेकिन यह सिर्फ मैथ्यू का बुरा सपना होता है। वह शॉवर लेने के बाद अर्नो को चोरी किया हुआ पिस्तौल दे देता है। अर्नो खुश होकर बताता है कि वह लियोन का बेटा है। उसने अपने पिता से उनके जीवन काल में कभी मुलाकात नहीं की थी, लेकिन अब जब उनकी डायरी बेस्ट सेलर बन चुकी है, तो वह खुद को उनका उत्तराधिकारी बताकर मैथ्यू से पैसे वसूलना चाहता है। घर लौटने पर मैथ्यू देखता है कि एलिस का व्यवहार बदल गया है। वह उस पर पिछले रात धोखा देने का आरोप लगाती है। मैथ्यू इन आरोपों से इनकार करता है, लेकिन एलिस उसके फोन पर कई कॉल्स देखकर मान लेती है कि वह किसी और महिला से बात कर रहा था, जबकि वे कॉल्स अर्नो के थे। मैथ्यू टूटकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ उसी से प्यार करता है। वह कहता है कि उसने हमेशा पहली नजर से ही एलिस को चाहा है, लेकिन उस समय वह कोई नहीं था। ब्लैक सैंड के बाद ही उसकी जिंदगी बदली और वे करीब आए। अंत में मैथ्यू सच्चाई स्वीकार करता है कि वह असल में एक महान लेखक नहीं है और उसकी नॉवेल पूरी तरह उसकी अपनी नहीं थी। वह सिर्फ इसलिए डरता था कि अगर एलिस को सच पता चला तो वह उसे छोड़ देगी। लेकिन राहत की बात यह होती है कि एलिस फिर भी उसे स्वीकार करती है। वह कहती है कि उसका प्यार सच्चा है और इसके लिए किसी वजह की जरूरत नहीं। वे फिर से मिल जाते हैं और बाकी दिन साथ बिताते हैं। कुछ दिनों बाद मैथ्यू को अपने ही जीवन पर आधारित एक उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिलती है। कहानी की शुरुआत उसके अतीत से होती है, जब वह एक आम इंसान था। फिर एक ऊंचे समाज की लड़की से प्यार हुआ, उसके संघर्ष और उसके जीवन में घटी सारी घटनाएं, जिसमें हत्या और झूठ भी शामिल थे। बेशक वह सभी किरदारों के नाम बदल देता है ताकि एलिस और बाकी लोग यह न समझ सकें कि यह उसकी असली कहानी है। मैथ्यू यह साबित करना चाहता है कि वह अपने दम पर एक अच्छी नॉवेल लिख सकता है, जबकि एलिस उसे लगातार हिम्मत देती है कि वह हार न माने। अंततः उसकी किताब पूरी हो जाती है। वह इसका शीर्षक फॉल्स प्रिटेंसेस रखता है और आत्मविश्वास से उस पर अपना नाम लेखक के रूप में लिखता है। लेकिन जब वह समुद्र किनारे एलिस को ढूंढने जाता है, तो उसे पता चलता है कि पुलिस ने स्टैन का शव समुद्र से बरामद कर लिया है। यह देखकर वह घबरा जाता है। उसकी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। जल्द ही पुलिस उनके घर आती है और बताती है कि स्टैन के नाखूनों के नीचे त्वचा के निशान मिले हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसने अपने हमलावर को खरोंचा था। पुलिस सभी घर के सदस्यों, यहां तक कि आसपास के लोगों और स्टैन से जुड़े सभी व्यक्तियों को रविवार को पेरिस में डीएनए टेस्ट के लिए बुलाती है। इतना ही नहीं, अर्नो फिर से मैथ्यू को कॉल करता है और पैसे की मांग करता है। मैथ्यू और ज्यादा परेशान हो जाता है। वह एक कठिन दुविधा में फंस जाता है। अगर वह डीएनए टेस्ट देता है तो वह स्टैन की हत्या में पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा। वह इस असंभव स्थिति से निकलने का रास्ता खोजने लगता है। अगले दिन एलिस और उसके माता पिता पेरिस जाते हैं, जहां वे स्टैन के परिवार से उसके अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाले होते हैं। मैथ्यू उनके साथ नहीं जाता और बहाना बनाता है कि उसकी पब्लिशर के साथ मीटिंग है। वह एलिस को अपनी लिखी हुई नॉवेल फॉल्स प्रिटेंसेस देता है और उसे पढ़ने को कहता है। साथ ही वादा करता है कि वह रविवार को डीएनए टेस्ट के लिए पेरिस में उससे मिलेगा। इसी बीच वह अर्नो से मिलने जाता है, जो लगातार उससे पैसे मांग रहा होता है। मैथ्यू एक योजना बनाता है। वह सीट बेल्ट के बकल स्लॉट में एक सिक्का डालकर उसे निष्क्रिय करने की कोशिश करता है। अर्नो खुद को श्रेष्ठ समझते हुए एलिस और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और यहां तक कि उनके घर से कीमती चीजें चुराने की योजना भी बनाता है। यह सुनकर मैथ्यू बेहद क्रोधित हो जाता है और कार को चट्टानों से टकरा देता है। इस हादसे में मैथ्यू तो बच जाता है, लेकिन अर्नो की मौत हो जाती है। सीट बेल्ट ठीक से काम नहीं करती। इसके बाद मैथ्यू एक बेहद खतरनाक योजना बनाता है ताकि वह डीएनए टेस्ट और गिरफ्तारी से बच सके। वह अर्नो के शरीर को ड्राइवर सीट पर रखता है और उसके हाथ में अपनी घड़ी, वॉलेट और फोन रख देता है, ताकि सभी को लगे कि दुर्घटना में मरने वाला व्यक्ति वही था। अपनी पहचान को पूरी तरह छुपाने के लिए वह कार और शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। इस तरह मैथ्यू पूरी दुनिया को यह विश्वास दिलाकर गायब हो जाता है कि वह मर चुका है। 2 दिन बाद वह एक होटल से समाचार देखता है, जहां उसकी मौत की खबर प्रसारित हो रही होती है। वह ब्लैक सैंड का प्रसिद्ध लेखक एक कार दुर्घटना में मारा गया है। 2 साल बीत जाते हैं। मैथ्यू फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आता है और एक कचरा उठाने वाले मजदूर के रूप में काम करता है। वह इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वह कोई महान लेखक नहीं है और शायद यही उसकी असली किस्मत है। उसके लिए जेल में झूठी प्रसिद्धि से बेहतर है एक सामान्य और शांत जीवन जीना। उसकी आमदनी भले ही कम हो, लेकिन अब उसका जीवन शांत और बोझ से मुक्त है। एक दिन बारिश होने लगती है और शहर की सड़कें भीग जाती हैं। जब वह घर लौटते हुए एक बुक स्टोर के पास से गुजरता है, तो वह अचानक रुक जाता है। वहां उसकी अपनी तस्वीर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होती है। उसकी दी हुई नॉवेल फॉल्स प्रिटेंसेस, जिसे उसने एलिस को दिया था, अब पब्लिश होकर यूरोप में बेस्ट सेलर बन चुकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उसे अंदर एलिस दिखाई देती है, जिसके साथ एक बच्चा है, जो वास्तव में उसका अपना बेटा है।
मैथ्यू यह देखकर भावुक और टूट जाता है। वह अपने प्यारे बच्चे को गले नहीं लगा पाता। तभी एलिस दरवाजे की ओर देखती है और यहीं कहानी समाप्त हो जाती है।